अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, गुड। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, स्टूडेंट्स, आ आप रही है क्या पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में? मैम। प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैंने। अच्छा, और कोई बच्चा बता दे जिसने लेक्चर अटेंड किया था। सारा आप बताएं। मैम थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने उसकी नॉर्मल सोनोग्राफिक अपीयरेंस पढ़ी थी, होशिमोटोस डिजीज और ग्रेव्स डिजीज तक पढ़ा था। अच्छा, तो क्या होती है ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो-थायराइडाइटिस? मैम ये दोनों जो वो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं। होशिमोटोस डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कोई कैल्सिफिकेशन या नेक्रोसिस नहीं होती, उसमें इनलार्ज्ड और स्वॉलन ग्लैंड नजर आता है और इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसके अंदर जो है वो एक अर्ली स्टेज होती है और एक लेट स्टेज होती है। अर्ली स्टेज जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, उसमें हमारे पास इनलार्ज्ड और हिट्रोजिनस नजर आता है ग्लैंड विद माइक्रो निड्यूल्स। और लेट में जो है वो हमारे पास वो नॉन स्पेसिफिक स्टेज होती है और उसमें जो है वो स्पेसिफिक स्टेज होती है और उसमें हेट्रोजीनस और हाइपोइक्विक ग्लैंड नजर आते हैं, उसमें फाइब्रोसिस की लाइंस नजर आ रही होती हैं। शाबाश, वेरी गुड। अर्ली स्टेज में जब वो वेस्कुलैरिटी इंक्रीज नजर आती है और डॉपलर के साथ जब देखेंगे तो, और लेट में जो है वो ब्लड फ्लो एब्सेंट होता है, मतलब वेस्कुलैरिटी नजर नहीं आ रही होती। वेरी गुड। और कोई एक्सप्लेन करना चाहे? अच्छा, जो हमने पढ़ा था पीसीओज के लिए हमने जो रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ा था उसकी भी समझ आ गई थी? उसमें कोई मुश्किल? क्लास, नो मैम। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर इस तरह पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो तो वो बायलैटरल ओवरीज में होती हैं या सिंगल में भी हो सकती हैं? बायो polycystic ovaries are always bilateral. ओके मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा बच्चों, मेरे कितने लेक्चर हो गए हैं आपके पास? थायराइड वाला इंक्लूड करके कितने पीपीटीज हैं आपके पास? मैम आई थिंक 12 है। कंफर्म बताएं ना। सो जैसे जो आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन आप लोग से डिस्कस की थी। यस मैम। अच्छा, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो फिर उसके बाद जो है वो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि आपकी कोर्स आउटलाइन में हार्ट का टॉपिक भी इंक्लूड है, लंग्स और प्लूरा भी इंक्लूड है, और ऐसा इतना कोई रोल तो नहीं होता अल्ट्रासाउंड का लंग्स के डिजीज़ एंड डायग्नोसिस में। थोड़ा बहुत ही है तो वो मैं आपको जो है वो एक उसका छोटा सा लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ जो भी हमारा कोर्स होगा। उसके अलावा आज हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने जो है, मेरे पास आपके लिए 2-3 टॉपिक्स हैं आपकी लर्निंग के लिए। एक तो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, वो मैंने आपका लेक्चर जो है वो बना दिया हुआ है, ठीक है। थायराइड को कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपने मुझे बताना है कि तब तक आप सोच लें आपने डॉपलर एप्लीकेशंस पढ़नी है, उसकी वेव फॉर्म्स वगैरह, या आपने हार्ट का अल्ट्रासाउंड पढ़ना है,
या जो है समथिंग एल्स के या आप इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बता दें कि मैंने कहाँ तक आपको जो है ना वो करवाया था, कहाँ तक मैंने आपको ये लेक्चर करवाया था। आई थिंक हाशिमोटो पे हमने जो है वो स्टॉप कर लिया था और डी क्वेरेंस थायरोइडाइटिस हमने आज करना है। इज इट सो? मैम ग्रेव पढ़ लिया था। ग्रेव्स पढ़ लिया था ना, तो जी मैम। आज हमने जो है वो डी क्वेरेंस थायरोइडाइटिस पढ़ना है इंशाल्लाह। यस मैम, इधर से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पढ़ा हाशिमोटो थायरोइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़, दोनों में आपको पता चल गया कि भाई दोनों जो हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, थायराइड को इन्फ्लेम कर रही हैं, थायराइड को स्वोलन करा रही हैं, और उसमें कुछ अर्ली स्टेजेस हैं, कुछ लेट स्टेजेस हैं। ग्रेव्स डिजीज़ और हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में मेन जो डिफरेंस था उसमें अर्ली स्टेजेस पे इतनी थोड़ी बहुत वास्कुलैरिटी थी हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ में जो है वो ग्लैंड हाईली वास्कुलर है, जिसकी आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ऑन कलर डॉपलर, ठीक है। और ये आपके पास जो है, मैंने आपको न्यूक्लियर मेडिसिन में भी डिफरेंस बताया था कि थायराइड स्कैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्कैन, तो उसमें जो है वो थायराइड कंट्रास्ट अपटेक कर लेता है ग्रेव्स डिजीज़ में, और हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में जो है वो कंट्रास्ट अपटेक नहीं करता। थोड़ा सा मैंने आपको कोल्ड नोड्यूल और हार्ट नोड्यूल का भी बताया था। सो वी विल स्टार्ट डी क्वेरेंस थायरोइडाइटिस। इट्स आल्सो कॉल्ड सब एक्यूट थायरोइडाइटिस और नॉन सुपरेटिव थायरोइडाइटिस, ठीक है। इट इज़ एन अनकॉमन डिजीज दैट ओकर्स मोस्ट ऑफन इन वुमेन इन द सेकेंड टू फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ, कि 20 से 50 साल की उम्र तक ये किसी खातून में प्रेजेंट हो सकती है। मोस्ट ऑफन वुमेन में होती है, मेल्स में कम होती है। दिस डिजीज यूजली प्रेजेंट्स विद थायराइड टेंडरनेस, आ लो ग्रेड फीवर एंड ओकेजनल डिस्फेजिया। नेक में हाथ लगाने से दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का बहार हो सकता है, और भूख भी नहीं लगती। The disease resolves spontaneously usually without thyroid function abnormalities, ठीक है। तो डिजीज जो है वो सब एक्यूट होती है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो जाती है। कि रिजॉल्व होने का ये मतलब है कि बंदा इस डिजीज से जल्दी ठीक भी हो जाता है बगैर किसी थायराइड फंक्शन abnormality के। द करेक्टरिस्टिक्स अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स फॉर दिस डिसऑर्डर आर, अब हमें मेन चीज़ ये है कि इसकी अल्ट्रासाउंड पे कैसी फाइंडिंग्स हमें नजर आएंगी, तो वो होंगी इल डिफाइंड, मॉडरेटली एंड मार्केटली पैची हाइपोइकोइक एरियाज ऑफ थायराइड पैरेन्काइमा दैट शो लिटिल टू नो वास्कुलर फ्लो ऑन कलर डॉपलर इंटेरोगेशन, कि जब हमें जो है वो हाइपोइकोइक किस्म के जो है वो पैचेस नज़र आएंगे, लेकिन क्या होगा कि जो है वो इसमें हमें कोई ज़्यादा, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ में कलर डॉपलर पे जो है वो हाई वास्कुलर एरियाज थे, वो नज़र नहीं आएंगे। और मेन चीज़ जो है वो हाइपोइकोइक एरियाज टेंड टू इलोंगेट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द थायराइड। तो क्या है कि जब हम इनको लॉन्ग एक्सिस में देखेंगे तो वो इलोंगेट हो जाएंगे। यूजली जो है वो मैस कोई भी इलोंगेट नहीं होता। जैसे हमारे पास ये डी क्वेरेंस थायरोइडाइटिस में हमारे पास ये पैची एरिया है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है, और ये हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू में जब उसको हमने इलोंगेट करके देखा तो वो उसने खुद को भी इलोंगेट कर लिया, मैस ने खुद को भी इलोंगेट कर लिया, ठीक है, बड़ा कर लिया खुद को। ये अदर एग्जांपल्स हैं डी क्वेरेंस थायरोइडाइटिस की। हाइपोइकोइक एरियाज आर प्रेजेंट, एरोज आर शोइंग द हाइपोइकोइक एरियाज एंड लो वास्कुलैरिटी, ठीक है। व्हाट इज एक्यूट सुपरेटिव थायरोइडाइटिस, ठीक है। द थायराइड इज नॉर्मली वेरी रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, के यूजुअली जो थायराइड है वो रेजिस्टेंट करता है, वो इन्फेक्शन नहीं एक्वायर करता। जैसे हमारे लंग्स एक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमारा फ्लू हो जाता है फ़ौरन से, कोल्ड एलर्जी हो जाती है, कफ स्टार्ट हो जाती है, या कोई भी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन एक्वायर कर लेती है। थायराइड में इन्फेक्शन बड़ा लेट होता है। उसकी वजह क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द टिश्यूज एज वेल एज हाई वास्कुलैरिटी एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, के यहाँ पे वास्कुलैरिटी हाई है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ज़्यादा से ज़्यादा है, तो जो भी इन्फेक्शन होता है वो ड्रेन हो जाता है। डिस्पाइट ऑल दिस persistent fistula from piriform sinus may take the thyroid susceptible to infection and abscess formation। तो जो हमने पढ़ा था कि एक एडिशनल लोब होती है, वहाँ पे अबनॉर्मल पैसेज बन जाता है, तो वो अबनॉर्मल पैसेज जो है वो इन्फेक्शन या एब्सेस फॉर्मेशन का बायस बनता है। एक्यूट सुपरेटिव थायरोइडाइटिस की आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं। ये आपके पास सोनोग्राफिक
जो है acute सुपरेटिव थायराइडाइटिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, एडिमा हुआ है, और ये इन कंट्रास्ट जो है वो सीटी स्कैन की इमेजेस हैं कि लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया है, थायराइडाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एट्रोफिक थायराइडाइटिस की तरफ। बेटा एक सेकंड आप होल्ड ऑन कीजिएगा, शोर बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इनको कहूँ कि आहिस्ता बोलें। बच्चे आप लोग प्रेजेंट हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, वी विल स्टार्ट। आवाज़ सही आ रही है ना? यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक हो गया। ओके, एट्रोफिक थायराइडाइटिस। एट्रोफिक थायराइडाइटिस जैसे हमने पढ़ा था इन ग्रेव्स डिजीज़, इन ग्रेव्स डिजीज़ में हमने ये पढ़ा था कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो रिसेप्टर्स को एफएसएच को स्टिमुलेट करती हैं। उन जब ज़्यादा वो स्टिमुलेट करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होगी तो ग्लैंड स्वोलन हो जाएगा। लेकिन एट्रोफिक थायराइडाइटिस में जो है वो क्या हो जाता है, उल्ट हो जाता है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है वेयर द एंटीबॉडीज ब्लॉक द रिसेप्टर्स ऑफ द फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स जो थायराइड ग्लैंड पे लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे विद रिजल्टेंट ग्लैंड एट्रोफी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो क्या हो जाएगा कि ग्लैंड अपना फंक्शन जो है वो करना छोड़ देगा और ग्लैंड अपने साइज में छोटा हो जाएगा। इट में आल्सो बी सीन एंड स्टेज ऑफ थायराइडाइटिस। तो अगर आप देखें तो आपको थायराइड ग्लैंड का ये छोटा सा पार्ट, ये राइट लोब है, ये जो आपको प्लस के निशान आ रहे हैं ये मेजरमेंट्स हैं। तो जो है वो एक तो ग्लैंड नज़र ही नहीं आ रहा, अगर थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है तो उसमें पैची एरियाज नज़र आ रहे हैं, थायराइड ने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एट्रोफिक थायराइडाइटिस। एट्रोफिक के मतलब से ही पता है कि साइज छोटा हो गया है, ग्लैंड ने अपना काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें जो है वो हाइपोइकोइक हो गया है और माइक्रो नोड्यूलेशंस हो गई हैं। ये हमें जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये क्या है, नोड्यूल्स हैं। सो द मेन थिंग इज गॉइटर, ठीक है। अब तक हमने जितनी भी डिजीजेस पढ़ी वो सारी की सारी डिजीजेस जो थी वो क्या थी, ऑटो इम्यून डिजीजेस थी। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्ट डी क्वेरिंस थायराइडाइटिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गाइटर की तरफ। गाइटर के आपने बहुत ज़्यादा मरीज देखे होंगे, नेक स्वेलिंग के साथ देखे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों का गाइटर जो है वो अपने साइज में बहुत ही बड़ा हो जाता है। सो डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, डिफ्यूज किस्म की इनलार्जमेंट होती है कि उसमें राइट लोब भी साइज में बड़ी होगी, लेफ्ट लोब भी बड़ी होगी, इस्थमस भी बड़ा होगा, ठीक है। इट मे बी सिंपली डिफ्यूज, नॉन नोड्यूलर और नोड्यूलर। वो जो इतना बड़ा ग्लैंड होगा उसमें नोड्यूल्स भी हो सकते हैं और बगैर नोड्यूल के भी हो सकता है। द सिंपल फॉर्म इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द नोड्यूलर फॉर्म। जो सिंपल हमारे पास थायराइड होता है वो हमारे पास जो है वो नोड्यूल्स में डेवलप हो सकता है। द कॉज ऑफ सिंपल गाइटर इज मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। जो हमारे पास गाइटर होने की वजूहात है वो मल्टीपल्स हैं। उसमें आयोडीन इंटेक है, जेनेटिक है, एंडोजीनस है, फीमेल जेंडर है, ठीक है। तो ये हमारे पास गाइटर की काजिज हैं। ये जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। सिंपल डिफ्यूज गाइटर जो है ये आप अगर देखें इसमें, तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो है ये नोड्यूलर गाइटर है या नॉन नोड्यूलर गाइटर है? मैम नॉन नोड्यूलर। नॉन नोड्यूलर है, वेरी गुड। हमें जो है वो राइट लोब इस अपने साइज में बड़ी लग रही है, इस्तमस बड़ा लग रहा है, लेफ्ट लोब बड़ी लग रही है, लेकिन हमें कोई पैची एरिया इसमें नजर नहीं आ रहा। ये सिंपल होमोजीनस जो है वो ग्लैंड है, नॉन नोड्यूलर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अ ट्रांसफर्स अल्ट्रासाउंड इमेज शोज अ मॉडरेटली टू मार्केटली इनलार्ज थायराइड ग्लैंड विद नॉर्मल होमोजीनस थायराइड एकोजेंसिटी, ठीक है। सिर्फ सिंपली जो है वो स्वोलन हो गया है। अब नोड्यूलर की बात करते हैं तो नोड्यूलर का ये मतलब है कि ग्लैंड बड़ा भी हुआ है साइज में और उसमें नोड्यूल्स भी प्रेजेंट है। वो नोड्यूल्स अब नजर कैसे आते हैं और वो हेट्रोजिनस टेक्सचर हमें कैसे देते हैं वो हम अभी देखेंगे। द ग्लैंड इज इन लार्ज येट वेल मार्जिनेटेड, उसके मार्जिन जो हैं वो वेल मार्जिनेटेड है। कैल्सिफिकेशन, नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, सिस्टिक डीजनरेशन के सिस्ट एक हुई और उसके बाद डीजनरेट भी हो सकती है,
और हेमरेज भी हमें नजर आ सकता है। अल्ट्रासाउंड शोज फोकल और डिफ्यूज रिप्लेसमेंट ऑफ द थायराइड पैरेन्काइमा। अल्ट्रासाउंड जो है वो डिफ्यूज या फोकल रिप्लेसमेंट ऑफ द थायराइड पैरेन्काइमा हमें दिखा सकता है बाय क्लोजली अपोज्ड isoechoic solid nodules and cystic nodules with normal intervening parenchyma and background heterogeneity shows hemorrhage may be seen as high echogenicities within the cysts। तो हम देखते हैं कि हमें जो है वो थायराइड पैरेन्काइमा कैसी नजर आ रही है। तो ये है हमारे पास मल्टी नोड्यूलर की एग्जांपल। ये हमारे पास अगर आप देखें तो आपको थायराइड स्वोलन नजर आ रहा है, कैल्सिफाइड नजर आ रहा है, पैची एरियाज नजर आ रहे हैं और हेट्रोजीनस है। उसके बाद बात आ जाती है स्टर्नम की। तो स्टर्नम एक बोन है इन मिडल ऑफ द चेस्ट, फ्लैट बोन है। तो जब भी गाइटर का होगा इशू तो जो है वो स्टर्नम के बैक तक ये एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। अगर आप लोग पढ़ेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी, यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ तक। हमने जो है वो पढ़ लिया, हार्शोमेटोथायरॉइडाइटिस पढ़ लिया, हमने ग्रेव्स डिजीज पढ़ ली, हमने डीक्वेरेंस थायरॉइडाइटिस पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, एक्यूट सुपरेटिव थायरॉइडाइटिस पढ़ लिया, और हमने गाइटर पढ़ लिया। अपने माइंड में ये 4-5 डिजीजेस को बिठा लें। ठीक है, जब आप अपने माइंड में ये 4-5 डिजीजेस बिठा लेंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको थायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर है? यस मैम। So now we will see thyroglossal duct cyst। अब होता क्या है, the most common congenital neck cyst is thyroglossal duct cyst। They are typically located in the midline and are most common midline neck masses in young patients। होता क्या है कि मोस्ट कॉमनली जो है वो मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। तो मेरे बच्चों, मिड लाइन जो है, थायराइड का मिडिल एरिया कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? एस्थमस मैम। इस्तमस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो है वो मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। अल्ट्रासाउंड अनलेस इन्फेक्टेड दे आर यूजुअली एनेकोइक एंड वॉल्स आर थिन विदाउट इंटरनल वास्कुलैरिटी। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट का डिफरेंस बताया हुआ है कि सिंपल सिस्ट एनेकोइक होती है, उसकी वॉल्स स्मूथ होती हैं और उसके अंदर कोई वास्कुलैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हो तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, उसके अंदर एक्कोजेंसिटीज नजर आती हैं, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन नजर आ सकती है और उसके अंदर वास्कुलैरिटी नजर आ सकती है। इफ इन्फेक्टेड द फ्लूइड में भी टर्बिड। तो अगर जो है वो इन्फेक्टेड होगी तो फ्लूइड जो है वो एनेकोइक नहीं होगा, टर्बिड होगा। ये हमारे पास थायरोग्लॉसल सिस्ट की जो है वो एग्जांपल है। तो मेरे बच्चों, दिस इज नॉट द सिंपल सिस्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स थायरोग्लॉसल सिस्ट। ठीक है, आपको शो हो रही है, नजर आ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो सिस्ट का है? यस मैम। ठीक हो यस गया? मैम। ये हमारे पास जो है वो ये सीटी स्कैन के कंपैरिजन में है। ये ट्रैकिया है, ये वर्टिब्रेस है, और यहाँ पे ये मिड लाइन में हमें इस्टमस के साथ जो है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट नजर आ रही है। सो अगेन वी आर back to adenomas। Adenomas are very important। Thyroid adenoma, true neoplasm with complete capsule। क्या होता है थायराइड एडिनोमा? ट्रू नियोप्लाज्म होता है, कंप्लीट उसका कैप्सूल होता है, सिंगल वेल डिफाइंड इंट्राथायराइड मैस विद इन द नॉर्मल ग्लैंड। एक नॉर्मल ग्लैंड होता है और ग्लैंड के अंदर ही राइट लोब, लेफ्ट लोब या इस्टमस में जो है वो एडिनोमा पड़ा होता है। एडिनोमेटस पोलिप, एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया विद इनकम्प्लीट कैप्सूल, लेस डिस्टिंक्ट एंड मे बी मल्टीपल। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है थायराइड एडिनोमा और एक है हमारे पास एडिनोमेटस पोलिप। तो एडिनोमेटस पोलिप जो है वो उसका कैप्सूल इनकम्प्लीट होता है, लेस डिस्टिंक्ट होता है, और पोलिप ज्यादा भी हो सकते हैं, और एडिनोमा जो है वो हमारे पास मोस्ट लाइकली सिंगल ही होता है। अब थायराइड एडिनोमा नजर कैसा आता है? हाइपो हो सकता है, आइसो हो सकता है, और हाइपरिकोइक नोड्यूल हो सकता है। थायराइड एडिनोमा हैज थिक स्मूथ हाइपोइकोइक हैलो
एडिनोमेटस पॉलिप का जो है वो हेलो इनकम्प्लीट होता है। साइंस ऑफ बिनाइनिटी, कि बिनाइन होने के साइंस कौन से हैं, कि एडिनोमा जो है वो बिनाइन है। थिन हालो इररेगुलर मार्जिन एंड कोर्स कैल्सिफिकेशंस, अगर वो उसका हालो थिन है, मार्जिन रेगुलर है और कोर्स कैल्सिफिकेशंस हैं, तो इसका मतलब है बिनाइन है। थायराइड एडिनोमा पेरिफेरल वास्कुलैरिटी एक्सटेंडिंग टुवर्ड द सेंटर, स्पोक एंड व्हील अपीयरेंस। ठीक है मेरे बच्चों, कभी साइकिल देखी है? साइकिल देखी हुई है? जी मैम। यस मैम। साइकिल का टायर कैसा होता है? दरमियान में वो एक राउंड सा होता है व्हील, और साइडों पे जो है वो तारें बिखरी हुई होती हैं, ऐसे ही होता है ना? जी मैम। तो उस अपीयरेंस को कहा जाता है स्पोक एंड व्हील अपीयरेंस। ठीक है, तो भूलना मत कि थायराइड एडिनोमा की स्पोक एंड व्हील अपीयरेंस होती है, और एडिनोमेटस पोलिप की जो है वो डिफ्यूज वास्कुलैरिटी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसा नजर आता है थायराइड एडिनोमा। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एडिनोमेटस जो है वो पॉलिप है, ये हमारे पास जो है वो एडिनोमा है। अगर आप देखें तो ये सेंटर में गुच्छा सा बना हुआ है, और साइडों पे 1 2 3 4, और साइडों पे उसके पेरिफेरली जो है वो क्या है, व्हील लाइक अपीयरेंस आ रही है। और ये हमारे पास जो है इसमें किसमें डिफ्यूज वास्कुलैरिटी है, एडिनोमेटस पॉलिप में हमारे पास जो है वो डिफ्यूज किस्म की वास्कुलैरिटी है, लेकिन इसका जो है वो सेंट्रल हालो है, इसमें कोई भी स्पोक एंड व्हील लाइक अपीयरेंस नहीं आ रही। सो मैलिग्नेंट थायराइड मैस को वो कितने किस्म का होता है, कैसा हो सकता है, वो हम अभी देखेंगे। तो जो कैंसर है थायराइड ग्लैंड का, जो कैंसर है वो डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा हो सकता है। पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो 70% होता है, फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है वो 10% होता है। तो टोटल जो है वो हमारे पास 80% हो गया। एग्रेसिव ट्यूमर्स जो होते हैं वो मेडुलरी कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होते हैं, और अदर इंक्लूडिंग लिम्फोमास एंड मेटास्टेसिस जो है वो 10% है। तो लिम्फोमा आपको पता है कि लिम्फ नोड्स का जो है कैंसर, उसको लिम्फोमा कहते हैं। मेटास्टेसिस जो है वो कहीं से भी किसी भी ऑर्गन से उठ के आ सकती है। तो अगर आप इस सारे को मिलाएं तो ये 100% जो है वो बन जाता है कि टोटल मैलिग्नेंट थायराइड मैस जो है वो कितने सेल्स पे कितने सेल्स कितना अपना परसेंटेज दे रहे हैं। Unfortunately, the appearance of thyroid malignancy is usually non-specific. थायराइड की कोई malignancy जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। Nodules with irregular margin are mass invading surrounding structures should alert for malignancy. अगर तो irregular margins हैं nodules के, या जो mass है वो surrounding structures में invade कर रहा है, तो आप alert हो जाएं कि ये malignancy हो सकती है। 60% of the malignant nodules have irregular border. जो malignant nodules 60% हैं उनके irregular borders होते हैं, लेकिन benign nodules के 45% benign nodules के भी irregular borders होते हैं, लेकिन benign nodules surrounding structures में invade नहीं करते, और malignant structures जो हैं, malignant nodules जो हैं वो जो है वो invade करते हैं surrounding structures में। benign nodules की माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती है, और एक्शेल कैल्सिफिकेशंस जो है वो बिनाइन की होती है, और माइक्रो कैल्सिफिकेशंस जो है वो मैलिग्नेंट सेल्स की होती है। अब रोल ऑफ इमेजिंग क्या है? इवेल्युएशन ऑफ द थायराइड कैप्सूल इंटेग्रिटी, कि थायराइड जो कैप्सूल है आपके पास, उसकी राइट लेफ्ट एंड मिडल लोब जो है वो कितनी इंटैक्ट है, वो उसकी इंटेग्रिटी बरकरार है या नहीं है। डिटेक्शन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में इन्वेड तो नहीं कर रही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट लिम्फ नोड्स आपने करनी है। डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, invasive mass with thyroid capsular invasion and metastatic lymph nodes, hypoechoic, mostly solid tumor but cystic changes are present in follicular types। तो अगर आप देखें मेरे बच्चों, तो अगर आपको ये एक सिस्टिक एरिया नजर आ रहा है, इसमें कैल्सिफिकेशंस हैं, इसके बॉर्डर्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, आपको जो है ये सॉलिड किस्म की सिस्टिक किस्म की चेंजेस दे रहा है, तो क्या आप इसको बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये जो है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, आपको क्या लग रहा है?
क्लास यस प्रेजेंट मैम क्या लग रहा है? मैलिग्नेंट है मैम। मैलिग्नेंट है। अगर आप देखें इसको, इररेगुलर बॉर्डर्स हैं इसके, सॉलिड एरियाज नजर आ रहे हैं, सिस्टिक चेंजेस प्रेजेंट हैं और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्वेड कर रहा है। यही इसकी सीटी स्कैन पे अपीयरेंस है। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन है और यहाँ पे जो है हमें एक गोल्ड किस्म का नोड्यूल नजर आ रहा है। दिस इज द कंट्रास्ट इनहांस्ड सिटी स्कैन इमेज। सो ये भी हमारे पास जो है ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑन द थायराइड ऑन सिटी स्कैन। सो थायराइड नोड्यूल्स, कोलाइड नोड्यूल्स, these are one or more overgrowths of the normal thyroid tissue. These growths are not cancerous, ठीक है। थायराइड सिस्ट हो सकती हैं। हम बात करते हैं ना नोड्यूल, तो अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि नोड्यूल हम किन चीज़ों को कहेंगे, ठीक है, कि आप किस चीज़ को नोड्यूल कह सकते हैं। तो ये उस सवाल का जवाब है जो आपने पूछा नहीं। फाहरा जफर, आप अपना माइक म्यूट करें। आपका क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम किन चीज़ों को नोड्यूल कह सकते हैं। हम कोलाइड्स नोड्यूल्स को जो है वो हम उसको थायराइड नोड्यूल कह सकते हैं, थायराइड सिस्ट को नोड्यूल्स कह सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स, दीज नोड्यूल्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद मल्टी नोड्यूलर गाइटर को हम जो है वो थायराइड नोड्यूल्स की कैटेगरी में डालते हैं। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड नोड्यूल्स एंड थायराइड कैंसर of the nodules that can form as thyroid in large gland in large, fortunately less than 5% are cancerous. जैसे आप लोग इंशाल्लाह जो है आपने मेमोग्राफी पढ़ी है, मेमोग्राफी या ब्रेस्ट की इमेजिंग पढ़ी है आप लोगों ने? यस मैम यस मैम, ओवरव्यू अब किया। उसमें बायरेट्स पढ़े होंगे उसमें आपने, बायरेट्स पढ़े हैं? नो मैम। पढ़ लिए है ना? नो मैम नहीं पढ़े। नो मैम डिटेल में नहीं डेटा पढ़ी, में अभी ओवरव्यू की। ओके नहीं पढ़े तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बायरेट हम एक कैटेगरी सेट कर लेते हैं ब्रेस्ट इमेजिंग में। वही से ही जो है एक हमारा हॉर्वेथ जो है एक साइंटिस्ट था, उसने बायरेट से इम्प्रेस होके जो है ट्रायड से कैटेगरी बनाई और जो हमें किस में हेल्प करती है, हमें रिपोर्टिंग में हेल्प करती है। ये कैटेगरी होती क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द टर्मिनोलॉजी थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे ट्रायड्स क्या होते हैं तो आपने कहना है थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम was first used by Horvath in 2009 drawing inspiration from the breast imaging and reporting data system। बायरेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली ब्रेस्ट की इमेजिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होते हैं। 4-5 किस्म के बायरेट्स होते हैं। ट्रायड्स क्या होते हैं हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये गोल क्या था ट्रायड्स को इवॉल्व करने का गोल क्या था? स्ट्रेटिफाई द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी ऑफ अ लीन बेस्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड फीचर्स ऑफ द लीन, कि हमने मेलिग्नेंसी का रिस्क जो है वो स्ट्रेटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। Standardize and simplify the reports allowing effective communication between the radiologist, cytologist and clinicians। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देनी है रिपोर्ट को। हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि थायराइड इज इन ट्रायड 1 कैटेगरी, तो अगले को पता चल जाता है कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, कॉस्ट इफेक्टिव, अवॉइडिंग अननेसेसरी बायोप्सीज। तो जब हमारे पास ट्रायड्स की कैटेगरी होती है तो अननेसेसरी बायोप्सीज नहीं होती और क्वालिटी केयर होती है। अभी ट्रायड्स होती क्या है? जब नॉर्मल ग्लैंड होगा तो आपने कंक्लूजन में लिखना है कि थायराइड स्टैंड्स इन ट्रायड कैटेगरी 1, ठीक है। तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि नॉर्मल ग्लैंड है, थायराइड नॉर्मल ग्लैंड है, ठीक है, इसमें कोई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी नहीं है। ट्रायड 2 जब आप लिख देंगे कि थायराइड स्टैंड्स इन ट्रायड 2 कैटेगरी, तो उसको पता चल जाएगा क्लिनिशियन को, सर्जन को, जो भी कंसल्टेंट है कि भाई थायराइड ग्लैंड जो है वो बिनाइन है। ट्रायड 3 का मतलब होता है प्रोबेबली बिनाइन, कि आपको यकीन नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द बिनाइनिटी, ठीक है। तो ये लेस देन 5% चांस है मेलिग्नेंसी का। ट्रायड्स 4A सस्पिशन फॉर मेलिग्नेंसी, कि भाई आपको सस्पिशन है मेलिग्नेंसी की, तो 5 to 10% चांस होते हैं मेलिग्नेंसी के ऐसे केसेस में जब आपको सस्पिशन हो।
ट्राइड 4B इंटरमीडिएट सस्पिशन फॉर मैलिग्नेंसी। तो जब आपको सस्पिशन हो, जैसे अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाई उसमें आपको सस्पिशन थी कि ये मैलिग्नेंसी है, तो बायोप्सी पे 10 to 80% चांसेस थे कि वो कंफर्म्ड मैलिग्नेंसी है। सो इन ट्राइड 5 हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। तो आप जब आप बिगड़ा हुआ बहुत बुरे किस्म का डर्टी किस्म का जो है वो ग्लैंड देखते हैं, तो आप उसको ट्राइड 5 की कैटेगरी में डालते हैं कि आप बता देते हैं कि भाई ये मोर देन 80% चांस है कि कंफर्म मैलिग्नेंट है। ट्राइड 6 बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंसी। तो ट्राइड्स कोई मुश्किल चीज़ थी? आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? यस मैम आ गई। मुश्किल यस है? मैम। मुश्किल है? याद हो जाएंगे। अगर जो है मैं कहूँ कि छोड़ें, अगर मैं कहूँ कि जो है अगर जब ट्राइड 1 कैटेगरी होगी तो ग्लैंड की क्या पोजीशन होगी, तो आप क्या कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल होगा मैम। और जब ट्राइड जो है 6 होगा तो मैं आप क्या कहेंगे? मैम प्रेगनेंसी है। मैलिग्नेंसी। तो आपने जो है ये मिडल के भी याद करने हैं और इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर क्लिनिकल, जो भी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी उसमें आपको हेल्प आउट मिलेगी इंशाल्लाह इसमें से। बेसिकली ये जो साइंटिस्ट था इसने बायरेट से ही इम्प्रेस होकर ट्राइड कैटेगरी बनाई। तो जब आप बायरेट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ आ जाएगी, मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? तो कैटेगरी 1 होगी, ट्राइड 2 होगा, ट्राइड 3 होगा, ट्राइड 4, ट्राइड 4B एंड ट्राइड 5। सो जैसे कि आपको पता है कि बिनाइन पैटर्न और आप सस्पिशन फॉर मैलिग्नेंसी दोनों पैटर्न्स को अलग अलग कर लेते हैं। जब पहले हम बिनाइन की बात करें, वेरी प्रोबेबली हो सकता है, ठीक है, नो साइन ऑफ हाई सस्पिशन, रेगुलर शेप एंड बॉर्डर्स, नो माइक्रो कैल्सिफिकेशन एंड आइसोइकोइक हाइपरइकोइक, ये करेक्टरिस्टिक्स अगर होंगे तो आप ट्राइड 3 की कैटेगरी में डालेंगे। अगर सिंपल सिस्ट है, स्पॉन्जीफॉर्म नोड्यूल है, वाइट नॉट आइसोलेटेड माइक्रो कैल्सिफिकेशंस, नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, तो आप उसको ट्राइड 2 की कैटेगरी में डालना है। अगर हाई सस्पेक्ट, टालर देन वाइडर, तो वही चीज़ जो मैंने आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में पढ़ाई थी कि जो मैलिग्नेंट होगा वो टालर देन वाइडर होगा। याद आया है वो बात जो मैंने पढ़ाई थी टालर देन वाइडर वाली? क्लास मैंने आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में पढ़ाया था। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो टालर देन वाइडर होगा, इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होंगी, मार्केटली हाइपोइकोइक, हाई स्टिफनेस ऑन सोनो इलास्टोग्राफी, सो नो साइंस ऑफ हाई सस्पेक्ट, mildly hypoechoic triad 4A, 1 to 2 signs, no metastatic lymph nodes triad 4B, 3 to 5 signs and और metastatic lymph nodes triad 5। so आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है ट्राइड्स की? यस मैम। जी मैम। चलें अब हमने कब सुजेस्ट करनी है, कब हमने सजेशन भी हमने ही देनी होती है ना, लाइक कंक्लूजन में हम ही सुजेस्ट करते हैं कि आप क्या करवाएं। तो अगर तो सबसे पहली बात है सोलिटरी थायराइड नोड्यूल है तो पहला स्टेप होना चाहिए कि TSH लेवल चेक करें। ठीक है, अगर TSH लेवल जो है नॉर्मल है तो फिर तो हमने छोड़ दिया। अगर एलिवेटेड है थायराइड अल्ट्रासाउंड होगा, अगर बिनाइन है तो सीरियल फॉलोअप्स वही जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर में बिनाइन ट्यूमर्स में करते हैं। अगर हमें कोई ट्यूमर नज़र आ जाता है तो हम मरीज़ को 3 माह 6 माह 12 माह बाद बुलाते रहते हैं। ठीक है, तो बिनाइन वाली तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो सबसे पहले फाइन नीडल एस्पिरेशन होगी। फिर क्या है, अगर तो बिनाइन निकल आया तो फिर भी हमने फॉलोअप पे रखना है। लेकिन अगर बायोप्सी के बाद भी जो है वो इंटरमीडिएट है, ना हमें क्लियर नहीं हुआ कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन दोबारा से करवाएंगे। और अगर मैलिग्नेंट निकल आया तो फ़ौरन से हम थायराइड की सर्जरी कराएंगे। समझ आ गई है क्लास? जी समझ मैम। आ गई है? सो यस मैम। वी आर अगेन ऑन पैराथायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड जो है वो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। सो वी विल सी अगेन द पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर हम चलें
पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 इन नंबर्स, पोस्टीरियरली पड़े होते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पढ़ा दो कि अब जरूरत नहीं है पढ़ने की बच्चों? पढ़ा दे मैम। जरूरत है? यस मैम। सो जैसे कि आपको पता है लोकेशन इनके पोस्टीरियरली पड़े हुए होते हैं, 2 अपर पड़े हुए होते हैं, 2 लोअर होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर टू अपर एंड मिड पोल ऑफ द थायराइड, ठीक है। पोस्टीरियरली पड़े होते हैं अपर मिड पोल ऑफ द थायराइड में, रेयरली लोकेटेड पोस्टीरियर टू फेरेंक्स और एसोफेगस। लोअर पैराथायराइड ग्लैंड 65% are inferior lateral to the lower pole of the thyroid. 35% of the lower parathyroid glands variably located along the thiomorpharyngeal duct tract extending from angle of mandible to lower inferior mediastinum. इंट्राथायराइड लोकेशन जो है वो रेयर होती है, मोस्टली साइड वाइज ही पड़े हुए होते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड स्मॉल मैस इन एक्सपेक्टेड लोकेशन एसोसिएटेड हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो मोस्टली जो है जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है तो ही हमें स्मॉल मैसेज नज़र आते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैराथायराइड एडिनोमा। नॉर्मली हमें नज़र नहीं आते अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई डिजीज़ ना हो। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एग्जांपल है ऑन अल्ट्रासाउंड, and this is an example on CT scan of parathyroid gland. So this is the quiz के in next class के आपने जो है मुझे बताना है कि इनकी क्या क्या डायग्नोसिस है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको मैंने ऑप्शन दिया था कि आप सोच लें आपने हार्ट पढ़ना है या आपने डॉपलर की एप्लीकेशंस पढ़नी है, तो आपने क्या डिसाइड किया? जो लोग हार्ट पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें। अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट पढ़ना चाहते हैं? 2 3 4 बस 14 लोग हार्ट पढ़ना चाहते हैं। मैम डॉपलर का तो हमने कुछ ना कुछ ओवरव्यू पढ़ा हुआ है, हार्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वैसे मैं आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको आता नहीं है, या आता है? या फिर जब मैं पूछती हूँ तो मुझे नहीं बताते, क्या वजह है? मैम जस्ट डॉपलर के टाइप्स और उसका ओवरव्यू ही हमने पढ़ा है, डिटेल में तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो जी मैम। वेव फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना आता है? यस मैम, एक कंटिन्यूसली वेव फॉर्म बनता है, वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म होता है और पल्सेस में पॉजेज आते हैं बीच में। अच्छा, और जो है वो बैंड विड्थ क्या होती है? मैम ये नहीं पढ़ा। स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होती है? नहीं पढ़ा मैम। अच्छा, कंटिन्यूस में कौन सी वेव फॉर्म बनती है? पल्स में कौन सी बनती है? मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी और मेहनत की है, तो मैं आपके लिए हार्ट का अल्ट्रासाउंड खोलने के बाद आप लोगों को एक खुशखबरी देती हूँ कि मैं आपको शेयर स्क्रीन कर लूँ। उसके बाद आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत आसान मॉडिफाई करके एक एडिनेक्सल मैसेज पे लेक्चर प्रिपेयर किया है। आई होप कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट मिलेगी इंशाल्लाह। सो एट द एंड ऑफ लेक्चर आपने मुझे याद कराना है, मैं आपको जो है वो लेक्चर आप लोगों के साथ एक बार ओवरव्यू दिखा भी दूंगी और जो है वो शेयर भी कर दूंगी, और अगर आप में उसमें कुछ समझना हुआ तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट को जो है वो मोस्ट कॉमनली हम क्या कहते हैं? एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इन नेक्स्ट सेमेस्टर्स इंशाल्लाह यू विल लर्न अबाउट एकोकार्डियोग्राफी, कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी डिटेल्स आप एकोकार्डियोग्राफी में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो अल्ट्रासाउंड हार्ट को क्या कहते हैं, क्या टर्म की जाती है हार्ट के अल्ट्रासाउंड के लिए? कि क्या अगर किसी के दिल का अल्ट्रासाउंड हो तो उसको क्या कहा जाता है कि तुम्हारा कौन सा टेस्ट होने वाला है? एको करवानी पड़ेगी।
तुम्हारी एकोकार्डियोग्राफी होने वाली है, ठीक मैम है। सो कार्डियोग्राफी echocardiography, what is echocardiography? Echocardiography, the use of ultrasound to examine the heart, is a safe, powerful, non-invasive and painless technique, ठीक है। सेफ होता है, पावरफुल है, नॉन इन्वेसिव है और पेनलेस टेक्निक है। लेकिन ये नॉन इन्वेसिव भी हो सकता है और इन्वेसिव भी हो सकता है। कैसे इन्वेसिव होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। echo is easy to understand as many features are based upon simple physical and physiological effects, ठीक है। तो बड़ा इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिकल प्रोसीजर रिक्वायरिंग स्किल एंड इज very operator dependent. The quality of the echo study and the information derived from it are influenced by who carries out the examination. तो हमें कितनी information मिल रही है या हम कितनी जो है वो disease को किस level तक diagnose कर रहे हैं वो depend करता है कि उसको examine कौन कर रहा है। So what is meant by echo? Echo is something you experience all the time, ठीक है। आप कहीं वीराने में खड़े हो के जोर से किसी का नाम पुकारते हैं और वापस आवाज आपके कानों तक आ रही होती है। कभी कभार बचपन में जब कमरे के साइड पे खड़े होके हम वहाँ पे आवाज लगाते थे तो वो आवाज भी हमें वापस आ रही होती थी, ठीक है। अभी भी आप एक खाली कमरे में बैठे हुए हैं और आप ऊंची आवाज में बोलते हैं और आपकी आवाज आपको वापस आपके कानों से टकराती है, तो दिस इज echo, सेम प्रिंसिपल है। echo is something you experience all the time. If you shout into a well, the echo comes back a moment later. The echo occurs because of the sound waves in your shout reflect out of a surface, either the water at the bottom of the well or wall on the far side, and travel back to your ears. A similar principle applies in cardiac ultrasound, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अगर आप खाली कुएं में भी आवाज देंगे तो दीवारों से टकरा के वापस आएगी। अगर आप भरे हुए कुएं से भी में भी करते हैं तो आपको आपकी आवाज वापस टकराती ही है। तो यहाँ तक कोई मुश्किल है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एकोकार्डियोग्राफी, नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक, वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में यूज होती है। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसमें हम अल्ट्रासाउंड ही इस्तेमाल करते हैं। यूज टू असेस कार्डियक स्ट्रक्चर्स एंड हीमोडायनेमिक फंक्शंस। हीमोडायनेमिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ब्लड के फंक्शंस, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स जो हैं वो हम मेजरमेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एकोकार्डियोग्राफी। वो मेजरमेंट्स कैसे करते हैं वो हम अभी इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब मशीन की बात की जाए तो यू आर वेरी फेमिलियर विद द मशीन। There are 5 basic components of an ultrasound scanner that are required for generation, display, storage of an ultrasound image. Pulse generator applies high amplitude voltage to energize the crystals. Transducer converts electrical energy to the mechanical energy and vice versa. Receiver detects and amplifies weak signals. Display ultrasound signals in a variety of modes and memory store वीडियो डिस्प्ले। इसमें हमारे पास वीडियो डिस्प्ले कभी। सो मेरा एक आपसे आसान सा क्वेश्चन है कि क्या जो आपके पास नॉर्मल बी मोड स्कैनर है या नॉर्मल डॉपलर अल्ट्रासाउंड की मशीन है, क्या आप उससे एकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, कर सकते हैं? मैम मुझे लगता है नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो देखा है तो वो उसके लिए नहीं कर सकते क्या हैं। नहीं करते। हम यूजुअली कर तो सकते हैं बट करते नहीं हैं। जो है एकोकार्डियोग्राफी के लिए एक अलग से मशीन डिज़ाइन होती है, छोटा सा उस पर ट्रांसड्यूसर होता है और उसका जो काम है उसमें हाई पल्स जनरेटर लगा हुआ होता है। उसमें एम्पलीट्यूड हाई होता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो हम छोटे साइज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसका फुटप्रिंट छोटा होता है और जो रिसीवर है वो वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करता है और इसमें हमारे पास वीडियो स्टोरेज का भी जो है वो होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बी मोड स्कैनर। सो द ट्रांसड्यूसर is responsible for both the transmitting and receiving the ultrasound signal. The transducer consists of an electrode and a piezoelectric crystal whose ionic structure results in deformation of shape when exposed to an electrical current. Piezoelectric crystals are composed of synthetic materials such as barium titanate. तो आपको पता होना चाहिए कि piezoelectric crystal किससे बनता है, सिंथेसाइज किस में होता है, बेरियम टाइटेनेट, which when exposed to the electric current from the electrodes alternatively expand and contract to create sound waves. When subjected to the mechanical energy of sound from the returning surface, the same piezoelectric element changes the shape, thereby generating an electrical signal detected by the electrodes. So
यहाँ पे हमारे पास जो है वो बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं प्रोब के अंदर, ठीक है। प्रोब में वो करती क्या है कि सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, साउंड वेव में कन्वर्ट करती हैं। कन्वर्ट करके जो है वो ऑर्गन तक पहुंचाती हैं और उसके बाद उनको रिसीव भी कर लेती हैं। Echocardiography, echo or echocardiogram is a type of ultrasound test that uses high pitched sound waves to produce an image of the heart। तो हमने हमारे पास जो है ट्रांसड्यूसर वो हाई पिच होगा, हाई पिच साउंड वेव्स को भेजेगा। The sound waves are sent through a device called a transducer and are reflected of the various structures of the heart. That these echoes are converted into pictures of the heart that can be seen on video monitor. There is no special preparation for the test। So ये हमारे पास जो है वही फिनोमिना होता है। अल्ट्रासाउंड जेल इज अप्लाई करते हैं टू द ट्रांसड्यूसर टू अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर टू द स्किन। द ट्रांसड्यूसर ट्रांसफॉर्म्स द echo into an electrical signal which is processed and displayed as an image on the screen. The conversion of sound to electrical energy is called the piezoelectric effect। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि piezoelectric effect क्या होता है तो आपने कहना है conversion of sound into electrical energy। आज ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमेज जनरेशन इन एम मोड एंड 2D एकोकार्डियोग्राफी। मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक मेरे पास है एम मोड इमेज और दूसरी है मेरे पास 2D इमेज, ठीक है। तो 2D इमेज जो है इसमें सिंपल जैसे हम बाकी सोनोग्राफी करते हैं, लीवर, स्प्लीन, किडनीज, वो सारी जो सोनोग्राफीज करते हैं, वैसे ही जो है ये 2D जो है वो इमेज है और ये मेरे पास जो है वो एम मोड है। तो एम मोड का बेसिक मतलब यही होता है कि स्ट्रक्चर्स को जो है वो वेव फॉर्म की शक्ल में दिखाना। इस पे हम कोई कलर डॉपलर अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो अब होती क्या है, ये हमारे पास जो है पोजीशन होती है नॉर्मली। Patient lies on bed on left side. Sonographer moves transducer on patient's chest, ठीक है। Electrode patches attached to chest for EKG। तो जब एकोकार्डियोग्राफी हो रही होती है तो आप देखें अगर तो इलेक्ट्रोड पैचेस भी लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड पैचेस क्यों लगे हुए हैं? फॉर द प्रेशर मेजरमेंट्स, ठीक है। हार्ट की एनाटॉमी की तरफ अगर आएँ तो आपको पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड है, जो वीनस ब्लड है, वो सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी वेल्व जो है वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ऑर्टिक वेल्व जो है वो ऑर्टा में से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है किसकी? हार्ट की। समझ आ गई है? और इसमें जो मेन चीज़ है जो अल्ट्रासाउंड में हमें रिक्वायर्ड है कि हमारे पास जो है जो आर्च ऑफ ऑर्टा है दैट इज द बेस ऑफ द हार्ट एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पोर्शन है वो हमारे पास एपेक्स ऑफ द हार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। समझ आ रही है ना? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोलिए। मैम आज थोड़ा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट कर दें क्योंकि लाइट का इशू हो रहा है काफी देर से, 2 दिन से। तो बैटरी भी नहीं चार्ज और नेट का भी थोड़ा इशू हो रहा है। थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट कर लें। सिर्फ एक बच्ची का इशू है या बाकियों का भी इशू है? मैम और बच्चों का भी इशू है। लाइट की वजह से बहुत इशू कर रही है। ओके, सो 1-2 स्लाइड और देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लेक्चर एंड कर देंगे इंशाल्लाह। सो अगेन वी आर, जैसे मैंने आप लोग को कार्डियक साइकिल जो है, बेटा मैं तो आप लोग की वजह से कह रही हूँ कि आप लोग का कोर्स जल्दी से कवर हो जाए, इसीलिए मैं आप लोग के लेक्चर्स भी प्रिपेयर करके बैठी हुई हूँ कि जो है अगर हम मेकअप क्लास कोई रख लें ताकि आई वांट कि बस जल्दी से आपका कोर्स कवर हो और जो है वो आप लोग को टाइम मिले फॉर फाइनल की प्रिपरेशन के लिए। मैं तो इसलिए चाह रही हूँ, वरना मुझे तो यू नो आई हैव नो प्रॉब्लम।
मैम कितने लेक्चर्स जी रहते मैम, हैं? पर 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, लाइट का इशू जी है। बेटा, मुझे भी पता है, मुझे भी अंदाज़ा है, मेरी तरफ भी लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो आई नो ये दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। सो मैम कितने लेक्चर्स? बेटा बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे ना, अभी ये थोड़ा सा पढ़ ले। अच्छा मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको जो है वो हार्ट का नॉर्मल फिजियोलॉजी बता दी। सो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मैंने ऐड नहीं की इन लेक्चर, और मुझे हमेशा जो है जिन बच्चों को भी मैं एंजियोग्राफी पढ़ा रही हूँ या मैं उनको एकोकार्डियोग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उनका हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा जो है वो बतानी पड़ती है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो मुझे तो ये लगता है कि जब आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, तो फिर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे जो है वो हमेशा ही पढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए जो है मैं आपको भी पढ़ा देती हूँ ताकि आप जो है आपको जो है वो याद रहे। इंशाल्लाह जब आप लोग इंशाल्लाह जब आप लोग अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह याद होगी। तो मैं आप लोगों को जो है दोबारा से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने कोर्सेज करवाए उनमें सब में मुझे दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ी हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट, ताकि आप लोग अल्ट्रासाउंड जो है वो आसानी से उसका अंडरस्टैंड कर सकें। सो मेरे बच्चों, आपको पता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई सिंपली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है और कैसे जो है वो ऑक्सीजनेट होकर बॉडी में जा रहा है, लेकिन जो चीज़ हार्ट में ब्लड को लेके आ रही है और इसको पंप आउट करा रही है वो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? तो मेरे बच्चों, राइट एट्रियम पे जो है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड ने जो है अपनी कंडक्टिविटी जो है वो ट्रांसफर करनी होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में। एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है वो अपनी जो है वो सिग्नल को भेजता है बंडल ऑफ हिस के पास। जब बंडल ऑफ हिस के पास जो है वो सिग्नल जाता है तो बंडल ऑफ हिस दो उसमें चेंज हो जाती है, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और ये हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिवीजन में भी आती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये जो साइड वाइज आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है परकंजी फाइबर्स। तो हमारी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है वो एसए नोड से लेके एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से लेके राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, लेफ्ट इंटीरियर डिवीजन, लेफ्ट पोस्टीरियर डिवीजन और परकंजी फाइबर्स तक चली जाती है। सो जब सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर जो है वो डायस्टोल होता है तो कौन काम कर रहा होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर एसए नोड, एवी नोड। ठीक है, और जब क्या हो रहा होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होता है तो काम कर रहे होते हैं बंडल ब्रांचेस और परकंजी फाइबर्स। तो आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्लियर हो गई है? यस मैम। मुश्किल तो नहीं है? नो। सो अब हम यहाँ चले हैं, इंशाल्लाह आप लोगों ने कहा कि हमने नहीं पढ़ना तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कवर द अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। सो हम अगर देखें आपका जैसे प्रीवियसली भी मैं आप लोगों से शेयर करती रही हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन, और उसमें जो है मेरे बच्चों में मैंने खुद भी चीज़ें ऐड की हैं फॉर योर कि मैं चाहती थी आप ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज गेन करो, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। तो आई होप कि उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं आप लोगों से अगर शेयर करूं सो बेटा, ये आप लोगों का जो था वो था क्या, आप लोगों की कोर्स आउटलाइन थी। इसमें हमने जो है वो हमारे पास जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में ही बेसिकली जो है वो ट्रेकिया, लंग्स, प्लूरा और हार्ट आ जाते हैं। हार्ट हमने आज स्टार्ट कर लिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको लंग्स और प्लूरा भी मैं पढ़ा दूंगी। सो योर थोरेसिक रीजन विल बी कवर्ड। और जीआईटी ट्रैक हमने पढ़ लिया है। ओसोफेगस मतलब ओसोफेगस हम नहीं देखते इस पर,
ठीक है। उसके लिए हम जो है वो फर्दर जो है वो बेरियम मील करते हैं, बेरियम इनीमा करते हैं, बेरियम स्वालो करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है ओसोफेगस और स्टमक में। लीवर हमने पढ़ लिया, इंटेस्टाइन्स पढ़ लिया, अब्डोमिनल ऑर्गन्स पढ़ लिए, किडनी पढ़ लिए, पेनक्रियाज पढ़ लिया, स्प्लीन पढ़ लिया, गॉल ब्लैडर पढ़ लिया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, मैंने एंट्री नहीं की हुई। उसके बाद हमने जो है वो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, उसमें हमने ऐड किए हैं पैराथायराइड ग्लैंड, उसमें हमने और ऐड की हैं चीज़ें, यूट्रस की मॉल फॉर्मेशंस, ओवरीज। तो क्या ठीक किया कि गलत किया? मैम ठीक किया, बट फाइनल के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, बिलीव करो कि हम लोग तरसते थे कि हमें कोई पढ़ा दे। हम खुद ये चीज़ें जो है वो मेहनत करके कोशिश करके पढ़ते थे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका मकसद लर्निंग होनी चाहिए, आपका मकसद नंबर नहीं होने चाहिए। यस मैम, हम भी चाहते हैं, लेकिन मसला मेरे यही है बच्चों, कि मुझे हम ये बताओ कि हम नंबर ले भी लें, ठीक है, हम नंबर ले भी लें, हम जो है वो 4 CGPA ले लें, हम गोल्ड मेडल ले लें, अगर हमारे पास नॉलेज ना हो, कल को जाके हमारी वजह से कोई मरीज़ मर जाए, तो हम उन नंबरों को, वो गोल्ड मेडल क्या हमारे लिए मैटर करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग? अब मुझे ये बताएं कि लेट सपोज कि आप सारे बच्चे हैं, कल को जो है आप ये डिग्री करके चले जाते हैं, मैं सबको 4 CGPA दे देती हूँ, ठीक है। कल को आपको अपने फादर का अल्ट्रासाउंड करना पड़े, उनका जो है कोई फ्लोरोस्कोपी का टेस्ट करना पड़े, एंजियोग्राफी का टेस्ट करना पड़े, आप लोग कर पाएंगे? अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर आप लोग लर्न नहीं करेंगे, आप लोग कर पाएंगे? मुझे बताएं, आप लोग कर सकते हैं? हम पेशेंट्स की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ स्टिक रहते हैं। तो फिर अगर आप अपने फैमिली को ही, पेशेंट्स तो छोड़ो, बाद में बात आते हैं, अगर फैमिली को ही जो है वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सको, तो इस डिग्री का कोई फ़ायदा है? खुद बताओ, कोई फ़ायदा है? मैम आपकी बात ठीक है, पर बाकी जो है ना, बाकी भी जो मैम्स हैं, बाकी लेक्चर वगैरह, उनका भी सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो कवर कर सेमेस्टर में मुझे हमारे पास टाइम भी बहुत थोड़ा ऊपर होता से है। सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो मेरे रहा है ना, बेटे, हमें कुछ पता, मेरे सारे बच्चों, रिवीजन एक करे जा मिनट, रहे मेरे बच्चों मेरी बात सुनोगे आप लोग? मेरी बात सुनोगे? मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पढ़ने के अलावा क्या काम जी है? जी मैम। मतलब अभी आप लोग डिग्री कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? कहीं जॉब करते हो? यस मैम। कितने बच्चे जॉबियंस हैं? यस मैम, मोस्ट ऑफ द यस स्टूडेंट्स मैम। करते हैं। सारे अपने अखराजात खुद मैम उठाते हो? इंटर्नशिप। यस मैम। इंटर्नशिप्स जॉब नहीं तो होती, नहीं। इंटर्नशिप्स जॉब नहीं है, इंटर्नशिप जॉब नहीं होती, वो आपकी लर्निंग होती है। वो हम सब इस फेज से गुजरते हैं। कितने लोग अपने खर्चे खुद उठा रहे हो? मैम 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 उठा एक रहे हैं। बच्चे कितने? क्या करते हो आप लोग? जॉब्स कर रहे हो? यस यस मैम। मैम, नाइट क्या शिफ्ट। जॉब्स करते हैं? क्या क्या जॉब्स करते हैं आप लोग? मैम एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, परमानेंट जॉब। फार्मेसी टेक्नीशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बस एक बच्चा जो है। बाकी रईसा आप क्या करती हैं? रईसा अनम? मैम ये उस टाइम का हैंड रेज हुआ है, मैंने अभी नहीं किया। ओके, तो बस एक बच्चा अगर जॉब करता है, तो बाकी जो मेरे पास 70 बच्चे हैं इस वक्त, या 80 बच्चे हैं, एक पढ़ने के अलावा कोई और काम है नहीं है ना? तो मैं हमेशा मेरे बच्चों ये कहती हूँ कि जिस दिन आप अपनी डिग्री से लॉयल हो जाएंगे, जिस दिन आप लोग जो है अपना फुल फ्लेज टाइम जो है अपनी डिग्री को देंगे, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। आप लोग टिकटॉक ना यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ ना करें, ट्विटर, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कुछ अरसे के लिए भूल जाएं। अगर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है, अगर आज आप अपना आप डिग्री को देते हैं, तो कल ये डिग्री जो है आपको सब कुछ देगी। सिर्फ मेहनत करें, पढ़ें। हम लोग भी जो है, मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, इस सारे फेज से गुजर के आई हूँ, और बिलीव करें कि एक कोर्स को कवर करने के लिए कभी जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो सहरी हो जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था जब हम पढ़ने बैठते थे। जब हमने कोर्स कवर करना होता था, जब हमने ये कहना होता था कि भाई आज हमने लर्न करके उठना है, तो यकीन करें अगर 9-10 बजे पढ़ने के लिए बैठते थे तो सवेर हो जाती थी, तहज्जुद हो जाती थी, हमें नहीं पता चलता था। तो जब जो है वो मेहनत करोगे, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। अगर MBBS करते तो MBBS का कोर्स पता है कितना लंबा लेंथी कोर्स है उसका, वो भी तो पढ़ते ना, उसके लिए वो तो सारी रात जागते।
तो क्यों नहीं जाग सकते अपनी डिग्री के लिए, अपनी उसके लिए, लर्निंग के लिए क्यों नहीं जाग सकते आप लोग? क्यों नहीं मेहनत कर सकते? घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है ना। क्लास सो गए सारे। अभी घर में ही है, इस वजह से नहीं पढ़ा जाता। क्या हुआ? मैम फिलहाल घर में है, इस वजह से कह रहे हैं। हॉस्टल में तो बेटा बंदा आपकी इजली पढ़ लेता है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई बात नहीं मैम होती। घर में नहीं पढ़ा जाता। मैम घर में बहुत काम होते हैं, जितना भी बंदा बहुत काम काम ना करना फिर सारी टाइम तो बंदा अपने वापस आता है। आपने अगर आपको घर वाले काम करवाएं ना, या उन्हें कहें कि आप अगर आपको कोई काम कहता है घर वाले, तो उनको ये बात कहें, आपने अगर हमें पढ़ने के लिए भेजा है, हमें हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ने दिया जाए, ठीक है? डट जाए अपने घर वालों के आगे, भाई हमने काम नहीं करना, हमने पढ़ना है, आप अपने काम खुद करें। मैम अगर मैम हाँ सब काम सेम नहीं होते ना मैम। क्या मैम इनके काम करना पड़ता है, मजबूरी है। घर में अगर कोई बंदा और नहीं है तो फिर तो अगर एक बंदा है तो फिर तो काम करना पड़ता है ना। ये तो एक बच्चे की मजबूरी हो गई, बाकी सारे बच्चे। मैं तो जब मैं भी हॉस्टलाइट रही हूँ, और मैंने तो कभी कोई काम किसी को नहीं करके दिया। मैं तो कहती थी भाई मैंने पढ़ना है तो पढ़ना है, जो अपने काम खुद करो, कोई भूखा है तो रहे। मैम इस वजह तो अभी घर में है ना, हॉस्टलाइट इस टाइम तो नहीं है ना, इस वजह से कह रहे हैं। नहीं, जो है मेहनत करें, कोशिश करें। ये हॉस्टल और घर वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, दिन को सो जाया करें, रात को पढ़ लिया करें। मैम दिन को काम करते हैं। क्या काम करते हो नादिर? मैम घर के काम करते हैं। अच्छा कोई एक काम बता। मैम घर में अम्मी बोलती हैं कि बर्तन धो दो, तो वो करना होता है, और फिर कपड़े धोने, और इस तरह से चीजें करते करते हम लोग पढ़ाई को भी टाइम देते हैं। हम फोन थोड़ा यस सा मैम खोलते हैं बिल्कुल। देखने के लिए, तो अम्मी कहती हैं हाँ फोन पकड़ के बैठ जाओ, पढ़ने का तो बहाना है बस। बस ये जो अम्मियाँ हैं ना, इन अम्मियों को मेरी रिकॉर्डिंग सुना दो, और उन्हें ये कहो कि अगर आपने अपने बच्चे और बच्चियों को एक मुश्किल डिग्री में, एक प्रोफेशनल डिग्री में डाला है, तो उनको टाइम दो, उनको पढ़ने दो, उनसे काम मत कराओ। से नो टू होमवर्क। ओके मैम, दोबारा जरा रिपीट करिएगा, मैं जरा रिकॉर्डिंग पे लगा रही हूँ। रिकॉर्डिंग पे ऑलरेडी लगा हुआ है बच्चे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अगर आपने अपने वालिदैन से उनको सुना दे मेरी बात कि अगर आपने उनको एक मेडिकल प्रोफेशनल बनाना है, अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बनाना है, तो उनसे उनके एग्जाम्स में कोई काम मत कराएं। मैं ऐसे वालिदैन के सख्त खिलाफ हूँ जो बच्चों को काम पे लगाते हैं ड्यूरिंग स्टडीज। नादिर आप बताओ। मैम बच्चे वालिदैन के फर्माबरदार है ना, इस वजह से काम करते हैं, बच्चे काम नो, करते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर मैं काम नहीं करती तो मैं अपने वालिदैन की फर्माबरदार नहीं हूँ? क्या मैं बदतमीज बच्ची हूँ, या मैं जो है वो अच्छी बच्ची नहीं हूँ अपने वालिदैन की? मैम वो कहते हैं कि कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो, तो इस वजह से थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, काम कर लो। ये मैं आपको लिटरली मैं बताऊँ, मैम ये थोड़ा सा सिलेबस कम कर दें प्लीज। तैमूर कम कर कितनी दें, क्लासेस बाकी- ली हैं आपने? तैमूर कितनी क्लासेस ली हैं आपने? मैम मैंने जितनी मैं ले सकता हूँ, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा लेने की भी। मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ मैम, तो अभी आता हूँ फिर 12 बजे मैं फ्री होता हूँ। सो सॉरी। तो जो है ना, ये जो बच्चे कभी कभी आते हैं ना, उनको सिलेबस वैसे ही बहुत ज़्यादा लगता है। क्या मैंने आपको मुश्किल पढ़ाया है? वो मुझे बताएं, क्या आपके मैम आप मिड के बाद डिसाइड कर लीजिएगा। मैम सबकी सिचुएशंस मिड कह अपनी रही हूँ होती हैं। आई डोंट वाइवा हैव के माय बाद। पेरेंट्स पेइंग माय फी, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो सबकी सिचुएशंस अपनी होती हैं, यू कैंट बी जजिंग फॉर दैट। और बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ मैं ये डिग्री मैम, मेरी सेकंड टाइम है डिग्री पे, और काफी मुश्किल है बिकॉज आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ लाइफ एंड आई हैव टू मैनेज मैम। तो मैं रात में नाइट शिफ्ट करता हूँ, मैं 8 बजे वापस आता एक हूँ। मिनट तैमूर, जस्ट बड़ी अ मुश्किल मिनट से कर रहा हूँ तैमूर, जस्ट प्लीज। अ मिनट। ये कोई जो है वो अगर फैमिली है, या आप डिसाइड कर लें आपने अपना टाइम फैमिली को देना है या अपनी डिग्री को देना है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो मैम है डिग्री अगर के लिए नहीं फी तो हैंडल कलेक्ट कर करनी है सकते, ना सो मुझे। प्लीज 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 डोंट गिव मी लैम एक्सक्यूजेस। सो अगर कोई और बच्चा बात करना चाहे तो कुछ और क्या मैम इट्स इश्यूज हैं? नॉट एनी एक्सक्यूज, जस्ट अ रिक्वेस्ट। No, no, these lame requests are not accepted on my side, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं ये डिग्री कर सकते थे तो ना करते, कुछ और कर लेते, आर्ट्स पढ़ लेते, एफए कर लेते, बीए कर लेते, कुछ भी कर लेते। फिर तो ये बात ना करो ना, टीचर से अगर आप मैम ये ये माँ बाप एक्सपेक्ट। के ख्वाब पूरे ना होते तो सुसाइड ही कर लेता हाँ है तो सर। बस फिर कर लो, मैं तो फिर कुछ नहीं कहूँगी। ये जो बातें जो होती है ना बेटा, कि हम जो है वो बच्चे भी पैदा कर लें, हम शादियाँ भी कर लें, और हमारी जो है हम मेडिकल प्रोफेशनल भी बन जाएं, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है?
तो अगर पढ़ना है तो अपना 100% इस डिग्री को दो, अगर जो है पास होना मैम है। लेकिन इंशाल्लाह ये जो है अगर वो आप थोड़ा बाकी, सा हेल्पफुल हो लेकिन अगर जाएंगी मेरे लिए बाकी बच्चों मजीद को तो आगे आई विल मेक डिस्ट्रैक्ट इट। करोगे कि हम कोर्स ज़्यादा है, ये है वो है, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो उनका दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। ये जो है ना मैम ये सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने इसलिए बोला आई एम नहीं रियली सॉरी नहीं, यार, आई डोंट वांट यू टू कौन फील रिक्वेस्ट कर रहा है? हैप्पी मुझसे अबाउट मी। रिक्वेस्ट कर लें, क्या मैं डंडा लेके मारती हूँ आप लोगों को जो आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? जो आप मैम तैमूर को जो है वो 127 मैसेजेस आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अ, कौन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कौन सा इतना बहुत ज़्यादा लेंथी किस्म का कोर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है? मैम आप असाइनमेंट का मैम नहीं कुछ कोई कर भी नहीं सकती? बोलेगा। मेरे बच्चे, मुझे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको मैक्सिमम 4-5 असाइनमेंट्स दूं, क्या मैंने आपको असाइनमेंट्स 4-5 दी? मैम वो नहीं मसला, लेकिन ना मतलब हाँ, हम सारे बता वाइवाज आ रहे हैं देंगे इन डेज में और ना लेकिन संडे के नहीं आप वाइवा कब के तक होगा। मुझे बाद में असाइनमेंट कब तक सबमिट कराना चाह रहे हैं मुझे? कब मैम वाइवा मैम सबमिट? डेट एक्सटेंड कर दें मैम। मैम 20 के बाद असाइनमेंट। ठीक है, 21 को सबमिट करा दें, ठीक है। लास्ट डेट 21 है, 21 थैंक यू जनवरी मैम। और मैम 20 ब्रेस्ट जी। वाला अल्ट्रासाउंड जो है मैंने 2 बार पढ़ाया है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। मैम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, एक या पास। नादिर, आपके पास रिकॉर्डिंग है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की? नादिर प्रेजेंट है? जी मैम। बेटा आपके पास ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की रिकॉर्डिंग है? नो मैम। मैम आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप मेल कर बेटा वो देंगी। अब बेटा लेक्चर कब हुआ था? मुझे लेक्चर की डेट बताओ, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज देती 28th of हूँ। December। 28 दिसंबर को हुआ था। मैम जो हमारा फाइनल ऑन कैंपस होगा वो रिटन, उसमें क्या होगा? लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट, कैसा होगा पेपर? बेटा अभी कुछ पता नहीं, अभी एक बार सेशनल्स दे लो, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। आई डोंट नो बेटा। 28 दिसंबर को मेरा आपके साथ जो है, मैंने आई हैव चेक्ड, आप लोगों ने मुझे जो है ना वो गलत डेट बता रहे हैं। 28 दिसंबर को मेरा आपके साथ कोई लेक्चर नहीं हुआ। मेरा 28 दिसंबर को जो है वो एकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी का लेक्चर था, ठीक है। अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं तो ये देख लें, मेरा 28 दिसंबर को आपके साथ कोई लेक्चर नहीं हुआ। यहाँ पे आपको रीजनल अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कहीं नज़र आ रहा होगा। सो आप मुझे कोई और डेट बताएं। मैम 28th को तो मंडे थी, हमारा लेक्चर होता है आपके साथ। मैम 30 को हुआ होगा तो। बेटा मैं आपसे कह तो रही हूँ कि नहीं था 28 मैम दिसंबर। 31st देखो। बेटा 2 बार मैंने पढ़ाया है आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, उसमें अब क्या मुश्किल पेश आ रही है? 2 बार पढ़ाने के बाद भी आपको मुश्किल आ रही है? मैं ये सोचते हुए परेशान हो जाती हूँ, अगर हमारे दौर में आपको पढ़ना होता तो आप लोग क्या करते? हमारे दौर में तो ना जो है वो रिकॉर्डिंग्स होती थी, टीचर एक बार पढ़ा के दूसरी बार पढ़ाते ही नहीं थे, खुद ही पढ़ना होता था, खुद ही मेहनत करनी होती थी। और 28 दिसंबर, ठीक है, मैं आपको जो है और कौन से लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है मुझे अभी बता दें, मैं अभी कर दूंगी, इसके बाद नहीं होगी, इसके बाद नहीं होंगी, मुझे अभी बता दें। बेटा और कौन सी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे अभी बता दो।
नादिर आपके पास बाकी सब रिकॉर्डिंग्स हैं? जी मैम। सिर्फ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की नहीं थी? जी मैम। और जिसको जो रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है मुझे अभी बता दे। अच्छा, आपको मैंने जो है वो भेजना है, सॉरी, आपको मैंने कौन आज का लेक्चर भेजना है, हार्ट अल्ट्रासाउंड, और क्या भेजना है? और आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग, बाकी आपके पास कंप्लीट डाटा है? अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको अभी मैं सेंडिंग पे लगा दिया है रिकॉर्डिंग्स को, और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ एडिन एक्सेल मैसेज। सो स्क्रीन शो हो रही है बेटा? स्क्रीन शो हो रही है एडिन एक्सेल मैसेज की? सो दिस इज़ अ ब्रीफ, मतलब ये अगेन जो है वो यस मैंने मैम। आपको एडिन एक्सेल मैसेज हैं, ठीक है? अगर आप हेल्प आउट दे सकें तो इनसे ले सकते हैं, ठीक है? मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें टफ लग रही हैं तो इसको मज़ीद जो है वो आसान करके बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो ये उसके लिए एक लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, जहाँ आपको मुश्किल पेश आए यू कैन आस्क मी, ठीक है? अगर आप सिर्फ आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाए कि आपको जो है चीज़ें फर्दर अच्छी एलोब्रेट होके इस जो है लेक्चर में मिलेंगी। सो इफ़ यू आर स्टडिंग यूट्राइन पैथोलॉजीज, ओवेरियन अल्ट्रासाउंड या वट एवर, सो तो आपको जो है इससे काफ़ी इंशाल्लाह हेल्प आउट जो है इस लेक्चर से मिल जाएगी। ठीक हो गया? इस लेक्चर में से मैं आपको कोई पेपर नहीं दे रही, कोई एग्ज़ाम नहीं दे रही, ये सिर्फ जो है लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया कि आप लोगों को बाकी लेक्चर्स पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न पास है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप पे काफ़ी बर्डन है, बुक्स से पढ़ना, इंटरनेट से पढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल है। सो मुझे ये लगा कि मुझे जो है वो आपके लिए फ़र्दर आसानी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कर दिया। कुछ और चाहिए तो मुझे बताएं। मैम मैम असाइनमेंट की ये जो आपने भेजी है इसके टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दें, टाइम नहीं है। मैंने 21 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया, 10 दिन है आपके पास, और क्या चाहते हैं? 25 जनवरी तक मैंने सारे जो हैं वो रिजल्ट्स अपलोड करने हैं 25 जनवरी से पहले। तो अगर मैंने 21 जनवरी दिया है, 21 जनवरी तक 12 बजे तक भी रात आप मुझे भेज रहे होते हैं, मैंने फिर इनको चेक करना है, मैंने नंबर्स ऐड करने हैं, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, या मैं बिल्कुल इंसान ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती? 10 दिन फर्दर हैं आपके पास, तो क्या चाहते हैं? और कितना एक्सटेंड करूं? नो मैम, बस ठीक है, इतना काफी। क्या क्या नहीं, मुझे बताएं ना फिर, इससे ज़्यादा और मैं कितना हेल्प आउट कर सकती हूँ आपको? मैंने आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने आप लोगों को भेज दी है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की, ठीक है? आई थिंक मैंने पहले भी भेजी हुई थी, लेकिन जो है आई डोंट नो, सॉरी, मैं आप लोगों को एडिन एक्सेल मैसेज का लेक्चर भी भेज रही हूँ, और आज वाला लेक्चर भी भेज देती हूँ, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो? मैम जी मैम जो आपने 14 को कहे थे कि जिन स्टूडेंट्स ने देना है वाइवा, उनकी लिस्ट आयशा इम्तियाज ने आपको भेजी थी, मैम उसका रिप्लाई नहीं किया आपने। तो ठीक है, वो रिप्लाई उसका क्या करूं? हो गया, ठीक है, वो मैम फाइनल है, फाइनल मैम हो जाएगा टाइम उसका टाइम उसका। सो ये भी एक बात है कि ऑफ कोर्स किस टाइम फ्री होंगे आप 14 को? लेक्चर भी है आपका और वाइवा भी, तो कैसे मैनेज होगा? मैम आप देख लें शाम के टाइम, जिस वक्त आप भी फ्री हो उस वक्त रख लें।
नहीं, या तो बात ये है ना कि मैं तो शाम के टाइम फ्री नहीं होती, क्योंकि 5 बजे मैंने ऑफ करके घर जाना होता है, 2 घंटे तो मुझे घर पहुंचते हुए लग जाते हैं, तो शाम के टाइम तो नहीं हो सकता। तो किस टाइम देंगे आप? क्योंकि लेक्चर भी है आपका, तो या फिर आप बाकी बच्चों के साथ ही दे लें 18-19 को। चलें ठीक है मैम, बाकियों के हाँ, साथ ही मैम फिर अल्फाबेटिकली आप लिस्ट सेंड कर देंगी? अल्फ़ाबेटिकली मैंने आप लोगों को बता नहीं दिया हुआ? मैम मैम जी, लिस्ट पता नहीं मुझे मैं लिस्ट। आपको जिनका बता नेम ए से स्टार्ट होता है दोबारा वो बता फिर देना। 2 बजे एक दिन मैं कैसे आपको देना? अगेन शो कर देती हूँ, अगेन शो कर देती हूँ। सो आमिर शौकत, अबीहा ज़ैनब, अफजाल एहसन, एमन हबीब, एमन दिलशाद, आलिया एहसान, आलिया शहबाज, अल्लाह नवाज, अमानिया ताहिर, अमीर हमजा, आमना ताहिर, अमसा जफ़र, गुलजार अक्सा, अजहर, अरीबा असगर, अरीबा नासिर, अतर इकबाल, आयशा, आयशा इम्तियाज़, आयशा नासिर, दाऊद, दुआहान, फाहरा, फ़रा, गानिया, मोहम्मद सलमान, हन्नान, हिना, इकराम, इरम, कशफ, मकसूद, खदीजा, किरण, लिंता, माहम, माहीन, मलाइका, मलीहा, मलाइका नदीम एंड मेमोना एंड मेमोना तारिक एंड मेमोना रहमान बोथ। मैम मैम मैम। मेरा 18 को पैथो का है, मेरा 19 को कर लें फिर। यस मैम 18 को पैथो का है। ठीक है, वो तो फिर 19 को कर लें मैम हमारा। ठीक है, दे तो जो सकते बच्चे हैं। फिर ठीक है, जो फिर बच्चे जो है वो मुझे देना चाहें, जो बाकियों में से जो कोई बच्चा अगर देना चाहे इन बच्चों की जगह 18 को, तो वो दे दे। ठीक है, और कोई मसला आपका? मैम इसके लिए हम आपको मेल करें या फिर आप कर देंगी 19 को हमारा, जिनका पैथो का 18 को है? 2 बच्चों का, अल्लाह नवाज का और फरा नूर का, 2 और बच्चों का 19 को है। आयशा नासिर। मैम मेरा भी है। मैम मोस्टली बच्चों अच्छा, एक सेकेंड। मैम हमारे नेम नोट कर लें या फिर हम मेल कर देंगे? एक सेकेंड बेटा। 19 को आपका वाइवा है पैथो का? नहीं मैम 18 को है। 18 को। 18 को है तो ठीक है बेटा, आप लोग 19 को दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक ओके यू मैम, मैम। थैंक यू। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। आप कोई मसला मसाइल, क्योंकि बिलीव मी के मतलब सिर्फ इस क्लास के मसले ख़त्म नहीं होते, और कोई हो तो मुझे अभी से बता दें, क्योंकि फिर मुझे किसी थर्ड पर्सन की तरफ से अगर आप लोगों की कंप्लेन आई ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए नो अभी मुझे मैम, बता थैंक दें। यू। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि आप लोग मुझसे डिस्कस करने के बजाय जो है वो बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी बातें घुमा फिरा रहे होते हैं, और मुझे थर्ड पर्सन से पता मैम हम चल लोग रही तो होती। यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल हम लोग ब्लॉक्ड हैं, हमारे टीचर्स हैं हमारे लिए आजकल तो बस। तो वही बात है कि थर्ड जो है वो थर्ड पार्टीज से जो है वो मुझे बातें पता चल रही होती हैं, तो इसलिए अभी से मैं कह रही हूँ कि अगर अनटिल एंड अनलेस अभी भी कोई किसी की कंप्लेन है, कोई मसला है, तो यू कैन डिस्कस विद मी। असाइनमेंट से मतलब कोई मसला? नो मैम, थैंक यू। 21 को आया है पैथो का। तो मैंने बता दिया। और कोई मसला? और जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो सिलेबस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। कितने लेक्चर्स मैंने आपको वाइवा के लिए दिए थे? 7 लेक्चर्स दिए थे ना? जी मैम। कौन कौन से दिए थे? लीवर दिया था, गॉल ब्लैडर दिया था, रीनल दिया था, किडनी स्प्लीन दी थी, स्प्लीन, पेनक्रियाज दिया था, पेंक्रियाज, और किडनी, ब्रेस्ट मैम, ब्रेस्ट दी थी। और ब्रेस्ट निकाल दें, 6 लेक्चर्स कर लें, और ठीक है। यूट्रस ओके नहीं, मैम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं दिया था, ब्रेस्ट निकाल दिया है। और कोई बात? नो मैम, बहुत अच्छा हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।